कभी सोचा है कि वक्त के साथ हमारे पैसों की कीमत कम क्यों होती जाती है? आज हम एन ग्रेगरी मैनकीव के क्लासिकल आर्थिक सिद्धांतों के जरिए इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। मैनकीव के विचारों को समझना मेरा एक जुनून रहा है, तो चलिए साथ मिलकर इस अनदेखी ताकत को समझते हैं। हम सबको याद है ना, बचपन में कुछ रुपयों में कितना कुछ आ जाता था और आज उतने ही पैसों में शायद ही कुछ मिले। तो देखिए, ये सिर्फ हमारी यादें या कोई एहसास नहीं है, ये एक आर्थिक सच्चाई है जिसे हम महंगाई या इन्फ्लेशन कहते हैं। ये हम सबकी कहानी है। ये कार्टून देखिए, कितने मज़ेदार तरीके से महंगाई की असलियत को दिखाता है। या तो दाम बढ़ जाते हैं या फिर सामान का साइज छोटा हो जाता है। इसे श्रिंकफ्लेशन भी कहते हैं। कभी ध्यान दिया है कि चिप्स के पैकेट में अब हवा ज़्यादा और चिप्स कम होते जा रहे हैं? बस वही बात है। महंगाई को सही मायने में समझने के लिए ना, हमें अपना नज़रिया बदलना होगा। ये सोचना बंद करना होगा कि चीज़ें महंगी हो रही हैं और ये सोचना शुरू करना होगा कि हमारा पैसा कम कीमती हो रहा है। यकीन मानिए, जैसे ही ये सोच बदलेंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा। इसे एक तराजू की तरह सोचिए। एक पलड़े पर है चीज़ों की कीमत, जिसे हम पी कह रहे हैं, और दूसरे पर है हमारे पैसे की कीमत, यानी 1/p। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जब चीज़ों की कीमतें ऊपर जाती हैं तो हमारे हर एक रुपए या डॉलर की खरीदने की ताकत अपने आप नीचे आ जाती है। तो सवाल ये है, क्या डॉलर बदल गया? नहीं, नोट तो बिल्कुल वही है। तो फिर बदला क्या? बदली है उस डॉलर की खरीदने की ताकत। हमारा $1 अब पहले से कम कप के खरीद पा रहा है। महंगाई का सीधा असर बिल्कुल यही है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि इन्फ्लेशन है क्या, पर सवाल यह है कि ये होता क्यों है। क्लासिकल अर्थशास्त्र इसके पीछे एक बहुत बड़ा और बहुत सीधा कारण बताता है। चलिए जरा देखते हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्र के मुताबिक महंगाई का सबसे बड़ा कारण है अर्थव्यवस्था में जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाना। अब ये कैसे काम करता है, आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब ये जो इक्वेशन स्क्रीन पर है, इसे देखकर घबराना नहीं है। ये क्वांटिटी इक्वेशन अर्थशास्त्र के सबसे जरूरी और सबसे ताकतवर इक्वेशंस में से एक है। यह हमें पैसे, कीमतों और देश की कुल पैदावार के बीच के रिश्ते को समझने में मदद करती है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, M यानी मनी सप्लाई अर्थव्यवस्था के तालाब में मौजूद कुल पानी है। V यानी वेलोसिटी उस पानी के बहने की रफ्तार है। Y यानी रियल GDP उस तालाब का आकार है कि देश में कितना सामान बन रहा है। और P यानी प्राइस लेवल उस पानी का लेवल है, मतलब चीजों की कीमतें। अब यहां क्लासिकल सिद्धांत की सबसे जरूरी बात आती है। अगर हम ये मान लें कि लोग अपने पैसे खर्च करने की आदतें यानी V नहीं बदलते और देश की फैक्ट्रियां उतना ही सामान यानी Y बना रही हैं, तो सोचिए, अगर हम तालाब में और पानी यानी M डाल दें तो क्या होगा? सीधी सी बात है, पानी का लेवल यानी P ही बढ़ेगा। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सेंट्रल बैंक ने अर्थव्यवस्था में 10% ज्यादा पैसा डाल दिया, मतलब M अब 10% बढ़ गया है। तो इसका सीधा साधा नतीजा क्या निकलता है? क्योंकि V और Y तो अपनी जगह पर हैं, M में जो 10% की बढ़त हुई है वो सीधे सीधे P यानी कीमतों को 10% बढ़ा देगी। पैसे की सप्लाई और महंगाई के बीच यही वो सीधा संबंध है। अच्छा, हम अक्सर लोगों को ये कहते सुनते हैं, हाय महंगाई मेरी सारी तनख्वाह खा गई। लेकिन क्या ये वाकई सच है? चलिए इस आम धारणा की थोड़ी पड़ताल करते हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो हमारी नॉमिनल यानी कागजी आय भी तो बढ़ती है। असली सवाल ये नहीं है कि आय कितनी है, असली सवाल है हमारी रियल आय का, मतलब हमारी खरीदने की शक्ति बढ़ी, घटी या वैसी ही रही। अरे भाई, जब कपकेक महंगा हुआ तो किसी की जेब में तो वो पैसा गया ना, वो बेकर की जेब में गया, उसकी आमदनी भी तो बढ़ी। तो अगर महंगाई हमें सीधे सीधे गरीब नहीं बनाती, तो फिर ये इतनी बड़ी समस्या क्यों है? क्यों सारे अर्थशास्त्री इसकी इतनी चिंता करते हैं? जवाब इसकी छिपी हुई लागतों में है, जो शायद ज्यादा खतरनाक है। ये वो 6 छुपे हुए दुश्मन हैं जो महंगाई के साथ आते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को अंदर ही अंदर कमजोर करते हैं। ये एक तरह से अर्थव्यवस्था के इंजन में डाली गई रेत की तरह काम करते हैं। मेन्यू कॉस्ट्स, नाम से ही पता चल रहा है ना, किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू को बदलने का खर्चा। पर आज की दुनिया में यह सिर्फ कागज छापने का खर्चा नहीं है। सोचिए, वेबसाइटों, ऐप्स, ऑनलाइन कैटलॉग पर बार बार कीमतें अपडेट करने में कितना समय और मेहनत लगती है। जरा सोचिए, मान लीजिए किसी ने 100 रुपए बचाए और उससे साल का 5% ब्याज मिला,
लेकिन उसी साल महंगाई भी 5% रही, तो असल में खरीदने की ताकत तो बिल्कुल नहीं बढ़ी। लेकिन फिर भी उन 5 रुपए की कमाई पर टैक्स देना पड़ सकता है। ये तो बचत करने वालों के लिए एक सजा की तरह हो गया। चलिए, अब आज के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे जरूरी विचार पर आते हैं। कल्पना कीजिए कि सरकार हर रात चुपके से हमारे बटुए में आती है और हर नोट का एक छोटा सा कोना काट कर ले जाती है। सुनने में अजीब है, पर इन्फ्लेशन टैक्स कुछ ऐसा ही है। ये एक ऐसा टैक्स है जिसके लिए किसी कानून को पास कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ये उन सभी पर अपने आप लग जाता है जिनके पास नकद पैसा है। ये एक छिपा हुआ, एक खामोश टैक्स है जो हमारी बचत को धीरे धीरे खा जाता है। हाँ, ये सच है कि अमेरिका जैसी स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में ये राजस्व का एक छोटा सा जरिया है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जिम्बाब्वे या वेनेजुएला जैसे देशों में सरकारों ने अंधाधुंध पैसा छापना शुरू किया, तो उससे जो हाइपर इन्फ्लेशन आया, उसने लोगों की जिंदगी भर की बचत को रातों रात खत्म कर दिया। और यहीं पर हम आज की बात को इस एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सवाल हमें नीति निर्माताओं के सामने आने वाली उस मुश्किल दुविधा को दिखाता है, क्या तात्कालिक राजनीतिक फायदे देखे जाएं या फिर लंबे समय की आर्थिक स्थिरता, एक ऐसा संतुलन जिसका असर हम सब पर पड़ता है।